मित्रों नमस्कार। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली के बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं व्यासी। आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इसमें से यदि वर्षा ऋतु में बरसातें न हों तब प्रॉब्लम, बरसातें हों तो प्रॉब्लम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम। ये समस्या अब तक हम लोग गांव में ज़्यादा देखते रहे हैं, लेकिन कई वर्षों से जो बड़े शहर माने जाते हैं, जिनमें मुंबई में तो कई बार बाढ़ आ चुकी है, चेन्नई में 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी, और अब दिल्ली के बारे में बात आ रही है कि यमुना में इतना पानी बह गया है और हथिनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, जिसके वजह से यमुना किनारे के जो निचले इलाके हैं, और निचले इलाकों की तो बात अब छोड़ ही दिया जाए, जो रिंग रोड है, पानी उसको क्रॉस करके ITO से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इलाके में, सिविल लाइन्स के इलाके में, जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास वगैरह है, वहाँ पे काफ़ी पानी भर गया है। और यदि आप अखबारों में देखेंगे या अगर न्यूज़ सुन रहे होंगे टेलीविज़न का, तो नावें चल रही हैं, इन्फ्लेटेबल बोट्स कहते हैं उसको। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया है, उसकी टीमें लगी हैं, और उनके पास जो इन्फ्लेटेबल बोट्स होते हैं वो बोट्स चल रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने पहली बार शायद उस बोट पर चलने के अनुभव को भी देखा होगा। उसके पहले तो वे बिहार या असम या अन्य जगहों पर बाढ़ में उस तरह के इन्फ्लेटेबल बोट्स को देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो पानी आया है वो अप्रत्याशित है। हर साल बारिश होती है, और उस बारिश में हमारा अनुभव, हम तो दिल्ली में रहे भी हैं, कि जो बहुत सारे इलाके हैं, खास करके पुल के नीचे के इलाके, बहुत सारे पुल हैं, उनके नीचे के जो इलाके हैं, गहरे इलाके हैं, वो इतना पानी भर जाता है कि बसें फंस जाती है, गाड़ियां फंस जाती हैं, स्कूटर नहीं चल पाते। और जिन इलाकों में चल भी पाते हैं, इन सब कारणों से और वर्षा की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि आप परेशान हो जाइएगा। एक कवि ने कहा कि एक तो जो वहाँ पे रेड लाइट्स हैं, उसके वजह से लोग पहले परेशान होते ही थे, और रेड लाइट्स होना ज़रूरी भी है। कहते थे धैर्य पुत्र का धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन बरसात में तो धैर्य पुत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये स्थिति हो जाती है। यमुना नदी में भी बाढ़ आएगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैंने भी जब पहली बार यमुना के दर्शन किए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि बाढ़ वाली जगह है, क्योंकि मैं तो जिस ज़िले का रहने वाला हूँ, बलिया, वो गंगा के किनारे है, और हमने देखा हुआ कि गंगा में जब बाढ़ आती थी, उसका फैलाव बिल्कुल शहर से लेकर के, शहर में तो पानी नहीं आता था क्योंकि प्रोटेक्शन बांध बना हुआ है, लेकिन जो ही आप बांध पे चढ़ के देखते थे, दूर तक केवल जलराशि आपको दिखलाई देती थी। तो यमुना में भी बाढ़ आएगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता चलता था, पहली बार जब मैंने यमुना को देखा तो क्यों नहीं पता चलता था, उसका कारण इसमें छुपा हुआ है। 70 के दशक की बात है, मैं शायद विद्यार्थी जीवन में मुझे दिल्ली जाने का किसी सिलसिले में मौका मिला था। तो दिल्ली स्टेशन आने के पहले एक पुल पड़ता है, उसमें से जब उसके ऊपर से जब गाड़ी गुजर रही थी, तो मैंने एक नाला देखा है, थोड़ा सा चौड़ा सा नाला था, गंदा पानी बह रहा था। लेकिन जो यात्री गण थे वो बोले कि जमुना जी हैं। चूँकि हम लोग गंगा जी, जमुना जी को आदरपूर्वक याद करते हैं, तो कहा जमुना जी हैं। मैंने कहा अरे ये यमुना जी की स्थिति, ये दुर्दशा, ये तो बहुत ही भयानक दुर्दशा है। और बाद में कई बार देखा गया कि उसमें तो गाज आ जाता है, उसके किनारे बहुत सारे लोग झोपड़ी डाल के रहते हैं, उसमें इंक्रोचमेंट है, आदि इत्यादि। यमुना जी को मुझे एक बार वृंदावन में भी देखने का मौका मिला। ये बात अर्ली 90s की है। रसखान कवि को आप सुने होंगे, जो कहते हैं कि मानुस हों तो वही रसखान वाले, रसखान कवि। तो उसी कविता में एक लाइन है कि
जो पशु जो खग हों तो कहाँ तो जो खग हों तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम के डारन। तो मेरे मन में वो कालिंदी कूल कदम की डार घूम रही थी जब मैं गया वृंदावन। तो हम अपनी श्रीमती जी के साथ चले गए उस घाट पे। तो पानी तो खैर बहुत कम दिखा, कीचड़ दिखा, और कीचड़ में भैंसें दिखी। वो भैंसें कलोल कर रही थी, आराम कर रही थी। तो उसी यमुना में पानी आया हुआ है हर साल बरसात के कारण। अब ये बात सुनने में आ रही है कि अखबार के हवाले से कि वहाँ की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसका कहना है कि इतनी बारिश 1978 में हुई थी और उसके बाद ये बारिश हुई है, और इस बारिश को दिल्ली के लिए बड़ा मुश्किल है कि उस बारिश को झेल पाए। जब बम्बई में बाढ़ आई, यानी अर्बन फ्लडिंग के रूप में, तो वहाँ भी वाकई एक मीठी नदी है, इतना पानी बरस गया कि मीठी नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पानी को ले जा कर के सागर में नहीं गिरा पाई। और जब चेन्नई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो कहा गया कि वो कहीं पर उद्घाटन होना था किसी रेगुलेटर वगैरह का, तो रेगुलेटर टूट गया, जिसकी वजह से चेन्नई की बड़ी बुरी दशा हो गई। तो अब यमुना के किनारे जब सुप्रीम कोर्ट तक पानी चला गया, राजघाट तक पानी चला गया, सिविल लाइन्स डूब गया, तो रिंग रोड डूब गया, और एक समय आता है कि यमुना में पानी रहता ही नहीं, वो नाले के रूप में दिखलाई पड़ती हैं। तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि समस्या के बारे में जो विचार होना चाहिए था, शायद जो सरकारें हैं दिल्ली में वो नहीं कर पाई। वैसे दिल्ली में वास्तव में किसकी सरकार है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। जो चुनी सरकार है वो कहती है मुझे अधिकार नहीं है, मैं तो अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस ला के जो शक्ति उनको 8 वर्षों के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के बाद मिली थी वह भी छीन लिया। एलजी को कहते हैं सरकार है। अब एलजी से कोई पूछ रहा है नहीं, फिर हमको नहीं पता। जो जनता है जो परेशान होगी वो एलजी साहब को फ़ोन कर रही है कि मुख्यमंत्री को फ़ोन कर रही है कि जो कॉरपोरेशन के लोग उनको फ़ोन कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ोन कर रही है, हमको पता नहीं। लेकिन आज हमें बड़ा अच्छा लगा, एनडीटीवी पर एक हम समाचार देख रहे थे, तो उसमें जो उसके एक मंत्री हैं जो जल प्रबंधन से संबंधित हैं, वे कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार हम सभी मिल करके काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में जब बाढ़ आती है तो आप देखेंगे कि उस बाढ़ के लिए हवाई सर्वेक्षण शुरू हो जाते हैं, सेंटर से भी लोग आते हैं, यहाँ से तो मुख्यमंत्री इत्यादि जाते हैं। हम लोग भी विभाग में थे तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ जाते थे, क्योंकि हमें प्रबंध करना होता था। जो स्थितियाँ हमारे पास आती थी उन स्थितियों के समाधान के लिए हमें वस्तु स्थिति को देखना पड़ता था, उसके हिसाब से हम डिजास्टर मैनेजमेंट काम करते थे। लेकिन दिल्ली में हमने ऐसा सुना भी नहीं कि बाढ़ देखने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पदाधिकारी उस तरीके से और जो नेतागण हैं या मंत्रीगण उस तरीके से निकले। हो सकता है कि दिल्ली सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं हो, संभव है, लेकिन केंद्र सरकार के पास तो है, बीएसएफ है, सब बहुत कुछ है, एयरफोर्स है। अब दिल्ली में जब हर साल बारिश होती है और हर साल उसके बहुत सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जल भराव की स्थिति आती है, और इस बार यमुना में पानी आया है, उसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आई है, तो उसे अभी तो वो रिलीफ बांट रहे होंगे या पता नहीं बांट रहे नहीं बांट रहे हैं, अभी तो मूलतः वो इस बाढ़ से लड़ रहे होंगे और लड़ने की स्थिति भी है। लेकिन मैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के नज़रिए से बातों को थोड़ा रखना चाहूँगा। देखिए, बहुत पहले आपदा प्रबंधन को रिलीफ सेंट्रिक माना जाता था कि बाढ़ आई या कोई आपदा आई और आपने लोगों को निकाल करके शरणार्थी शिविरों में या रिलीफ सेंटर्स में रखा, खाने पीने कुछ समझ इंतजाम किया, फिर उनको रिलीफ बांटा, उनको घर जाने दिया, घर और गिरा तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर दिया, या फसलें बर्बाद हुई तो कर दिया। शहर में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो फ्लडिंग होती है उसका कारण क्या है। तो मुझे लगता है उसका कारण यही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक होते चले जा रहे हैं। क्योंकि शहरों का इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, शहरों में इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं कि उस नज़रिए से कोई नहीं देख रहा होगा कि अगर बरसात आएगी पानी कहाँ जाएगा। और जो पहले से ड्रेनेज बने हुए हैं, ये ड्रिल है कि बरसात के पहले उसको डिसिल्टेशन किया जाए, उसकी सफाई की जाए। कहीं ना कहीं अगर ये नहीं किया जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ और कैसे जाएगा। इसलिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अनुसार अब आपदा प्रबंधन की जो पूरा परिदृश्य है वो बदल गया है।
अब रिलीफ सेंट्रिक नहीं रह गया। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 से लागू है हमारे देश में, उसको देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट की परिभाषा में वह बताता है कि उसके कई चरण हैं। और पहला चरण है प्रिवेंशन, जिसको हम रोक सकते हैं। दूसरा है मिटिगेशन, इसी मिटिगेशन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आता है, यानी ख़तरे की पहचान करना। पहले तो ख़तरे को समझना, उसकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद उस खतरे को किस प्रकार से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है या उसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर कार्रवाई करना। तो प्रिवेंशन हो गया, मिटिगेशन हो गया, उसके लिए कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी रिसोर्सेज के रूप में भी चाहिए, मशीन के रूप में भी चाहिए, मैन के रूप में चाहिए, कम्युनिटी के रूप में भी चाहिए। कम्युनिटी भी बिल्कुल ट्रेन होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से आपदाओं के आने पर अपनी खुद की रक्षा कर सकें, क्योंकि कम्युनिटी पहला रिस्पॉन्डर होती है। वो जो सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं, बाढ़ के सिलसिले में तो इरिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं जो जल प्रबंधन का काम देखते हैं, जो लघु सिंचाई भी कई जगहों पे होता है, और फिर रिलीफ के सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अर्बन एरियाज़ के लिए नगर विकास विभाग की बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि वो तो अर्बन प्लानिंग वही करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने नाले बनाए हुए होंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए होंगे या नहीं बनाए हुए होंगे, उसकी जवाबदेही उनके पास होती है। पानी की कमी होगी, PHED आएगा, अब जिस नाम से दिल्ली में बुलाते हों, तो खाने की आवश्यकता पड़ेगी, फूड डिपार्टमेंट आएगा। चूँकि लोगों को शिविरों में ले जाना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है, उसके लिए NDRF, SDRF जैसी स्पेशलाइज एजेंसीज अब बन गई हैं। हम लोग जो ज़िले में पदस्थापित हुआ करते थे तब एजेंसीज थी ही नहीं, लेकिन अब मोटे तौर पर बन गई हैं। और NDRF तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहता है, हमारे यहाँ भी, बिहार में भी करता है, वहाँ भी करता है। तो ये कैपेसिटी को बिल्ड करना है। और चौथा, यदि आ ही गया, अगर आने के पहले आ गया तो बाद में बात करूँगा, प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से इन एजेंसीज के साथ समन्वय होना चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। बिहार में 2010 में माननीय मुख्यमंत्री के कहने से मैंने ही तैयार कराया था SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि बाढ़ आने पर बाढ़ के पहले क्या करना है, बाढ़ के दौरान क्या करना है, बाढ़ के बाद क्या करना है, कौन कौन से सरकार के निर्देश हैं, सर्कुलर्स हैं, और प्रबंधन कैसे किया जाएगा, कौन क्या करेगा, कब, ये SOP में किया गया। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हर साल SOP अपडेट भी की जाती है अनुभव के आधार पर, और उसके अनुसार ही समीक्षा भी होती है, उसके अनुसार तैयारियाँ होती हैं। तो प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंट है। और जब आपदा आ ही गई उसको रिस्पांस, यानी रेस्क्यू, रिलीफ, इस तरह के काम, और फिर लास्ट में रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। सड़कें टूटेंगी, घर गिरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, तो उसको रिस्टोरेशन करेंगे, बाद में टोटल रिहेबिलिटेशन या रिकन्स्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो अब ये पूरा परिदृश्य है, जिसको हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं या जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, या दोनों को मिला के हम कहेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसका परिदृश्य बदला हुआ है। इसलिए दिल्ली के संदर्भों में अगर ये कहा जा रहा है कि 1978 में बाढ़ आई थी, पानी खूब पड़ा था, तो उसके बाद तो ज़रूर कुछ हुआ होगा। जैसे मैंने बताया, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, गंगा में पानी आता है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, और मेरी उम्र कम नहीं है। वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल शहर के लिए बना हुआ है, और जो दियारा एरिया वहाँ पानी फैलता है, वहाँ पर आबादी नहीं है। हालांकि जब मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ भी आबादी, फ्लड प्लेन पे आबादी अलाउ कर दी गई है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पानी में उनको परेशानी होगी। तो मैं बलिया के अलावा पटना की बात करूं, 1975 में पटना शहर में पानी आया था। आप जानते हैं कि एक तरफ गंगा है, एक तरफ पुनपुन है, और सोन भी एक दिशा में थोड़ी दूरी पर है। सोन में खूब पानी आ गया था, और उसके वजह से पटना शहर में पानी आ गया था। और तब एक पटना प्रोटेक्शन वाल बना हुआ है। हालांकि कई जगह वो वाल टूट जाती है, लेकिन उस वाल की मरम्मत भी है, वहाँ पे बोरे लगा करके पानी अगर बढ़े तो शहर में नहीं आए, इसकी भी व्यवस्था होती है। और जो ड्रेनेज का पानी है, भले ही आप STP बना के, ETP बना के उसको डालते हों, तो वो बैक वाटर नहीं आ जाए, इसके लिए बाकायदा उसके रेगुलेटर होता है, और रेगुलेटर से उसको बंद किया जाता है। अगर गंगा में पानी बढ़ जाता है तो रेगुलेटर से बंद किया जाता है, ताकि बैक वाटर नहीं आ जाए। अभी यमुना के बारे में सुना गया कि कोई रेगुलेटर है, ड्रेन का रेगुलेटर है, वो ब्रिज कर गया रात को, उसकी रात भर इंजीनियर्स ने जग करके मरम्मत करना शुरू किया था। मैं आशा करता हूँ कि उन लोगों ने जितने रेगुलेटर्स हैं पहले चेक जरूर किए होंगे। अभी वो कह रहे हैं कि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा था।
ये रेगुलेटर ज़रूर चेक किए होंगे ताकि वह पानी शहर के अंदर नहीं आए। शहर में भी पानी है, बरसात की वजह से वो पानी जमुना में ही जाना है और जमुना ही उफना गई है तो पानी तो आना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के नज़रिए से 78 में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो ऐसा प्रबंध किया हुआ होगा और लगातार हर वर्ष प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता होती है, उनको जांचने की आवश्यकता होती है कि हमने जो प्रबंध किए हुए हैं वो इफेक्टिव होंगे कि नहीं, जब समय आएगा तो मुझे भी देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है या अखबारों में पढ़ने के बाद प्रतीत हो रहा है कि शायद जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, जवाबदेही तो उसी की है। जी साहब तो सामने आ नहीं रहे होंगे, वो तो शक्ति के प्रदर्शन के दृष्टिकोण से ही अफसरों पर उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना उसी में जनरली दिखलाई पड़ते हैं, या कई बार बहुत सारी स्कीमों को देखते हुए उनका फ़ोटो आता रहता है, लेकिन वो तो कुछ कह नहीं रहे कि हमने क्या किया अथवा नहीं किया। और DDMA के चीफ भी हैं, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ भी हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। से मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह समीक्षा की, क्या काम कराया नहीं कराया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि प्रिपेयर्डनेस हुआ होगा। लेकिन जो स्थितियाँ सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर्डनेस में थोड़ी कमी रह गई है। इसलिए इस बाढ़ से सबक लेना होगा, अभी जो या वाटर लॉगिंग से सबक लेना होगा कि भविष्य में होता है, होएगा, क्योंकि अब जमुना के किनारे हैं, आपका पानी सीवेज का वहीं पर जाएगा और वहाँ अगर बढ़ जाएगी नदी तो फिर आप क्या करेंगे। और आप किसी भी नदी को भले ही उसे बाकी साल में नाले के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हों, आप उस नदी के प्रभाव को कम मत आंकिए। आप प्रकृति के साथ खेल नहीं कर सकते। जब पहाड़ों पर बारिश होगी तो गंगा और जमुना में पानी आएगा और फिर वो डाउन स्ट्रीम में पानी बह के जाएगा, और जब डाउन स्ट्रीम के में उस नदियों किनारे जो शहर हैं या जो गांव हैं उन पर खतरा होगा। गंगा और जमुना प्रयागराज में मिलती हैं, जिसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ से पानी बढ़ जाता है। बिहार में बक्सर के पास वो गंगा आती हैं और बक्सर से आगे बढ़ने पे सरजू मिलती है, सोन का पानी मिलता है, गंडक बह के उसमें आती है, आगे बढ़ने पे कोशी आती है, बागमती आती है, महानंदा का पानी आता है, और कटिहार में फिर वो सारा कुछ बह करके आगे साहिबगंज की तरफ चला जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर गंगा में पानी बहुत बढ़ता है और यदि बारिश भी जम के हो रही है तो उनकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ का भी पानी आता है, तो बहुत बड़े भूभाग में जो दियारे का इलाका है वो पानी फैलता है और शहरों पर भी खतरा हो जाता है, जिसको रोकने का पूरा प्रयास, जिसको हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, वो किया हुआ रहता है। जिसके कारण शहरों में पानी 75 के बाद खास करके पटना शहर में तो पानी नहीं आया और किसी शहर में पानी नहीं आ पाता। तो दिल्ली को इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा कि आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर आप IPCC का रिकमेंडेशन देखें, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने कहा है कि खूब बारिश हो सकती है, अचानक बिल्कुल बहुत बारिश हो जाएगी, टू मच प्रेसिपिटेशन वो कहते हैं, और कई जगह नहीं हो पाएगी। बिहार में तो एक ही ज़िले में बाढ़ की स्थिति रहती है और कुछ इलाके में उसके सुखाड़ की स्थिति रहती है। बरसातें कहीं जम के हो जाती हैं, नेपाल में तो पानी आ जाता है हमारी नदियों में, हमारे यहाँ बरसात कम हुई तो सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। तो सरकार दोनों की तैयारी करती है। चूँकि मैं लंबे काल तक रहा हूँ आपदा प्रबंधन विभाग में और उसके बाद BSDMA में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों की तैयारी एक साथ होती है। किसी को आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये पैराडॉक्स है बिहार का, तो हर जगह का पैराडॉक्स होता है और उस पैराडॉक्स के आधार पे उस रिस्क को समझना पड़ता है, उस रिस्क को कम करने का प्रयास करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दृष्टिकोण से अगर ये स्थिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में भी पानी तो भी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, अद्रा नक्षत्र बीता है और पुष्य पुनर्वसु शुरू हुआ है। अद्रा में तो बिहार में एक FM में गाना गाया जाता था, अद्रा में बदरा, और अद्रा में बदरा जब बरसेगा तो दाल पूरी और खीर और उसके साथ जो है सो आलू और पटल की सब्जी और ये मालदा आम, इसका भोग लगता है और खाते हैं। तो FM वाला कह रहा था किसी महिला के हवाले से जो उद्घोषिका थी कि पिया इस तरह की व्यवस्था हमारे लिए कर दो। तो अदरा के बाद और बारिश होगी। हथिया नक्षत्र है जो सितंबर में बरसता है या अगस्त के अंत में बरसता है, तो अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है। इसलिए अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो जितना भी संभव है प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। और जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए
तो निश्चित तौर से इससे सबक लेना पड़ेगा कि हमने कहाँ कहाँ कमियां रह गई और भविष्य की योजना बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब ये कह दिया जाए कि 1978 में ही इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है बारिश। इसलिए क्लाइमेट चेंज के वजह से न केवल दिल्ली अपितु पूरे देश में जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही हैं, छोटी या बड़ी नदियाँ, वहाँ के लिए हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। बॉम्बे और चेन्नई ने बतलाया और दिल्ली बतला रही है, कौन जानता है कलकत्ते में भी हुगली का पानी आज न कल प्रवेश कर जाए। पंजाब में बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश हो रही है, वो अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लोगों को भी बाढ़ आ जाने पर, वाटर लॉगिंग हो जाने पर, उनको अगर रिलीफ देना पड़े, वहाँ को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाना पड़ेगा। जान माल का नुकसान नहीं हो, माल का नुकसान तो होगा ही, घरों में पानी जाएगा, बर्बादी होगी, लोगों को खाने का संकट आ सकता है, पानी पीने का संकट आ सकता है, बीमारियां हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो लोगों को शिविरों में ले जाने की आवश्यकता होगी, वहाँ व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। और देश में इस तरह बहुत सारे राज्य व्यवस्था करते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो दिल्ली की बाढ़ है, जो दिल्ली में जो जल जमाव है, इसे वेकअप कॉल के रूप में जो भी सरकार चला रहे हों, चाहे एलजी चला रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री चला रहे हों, चाहे कॉरपोरेशन चला रहे हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बैठी है, वो देश की राजधानी है और सिरमौर है। अगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी तो फिर आप बोलेंगे कि साहब बिहार में व्यवस्था नहीं है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं है, असम में व्यवस्था नहीं है, हर साल बाढ़ आती है। तो हम लोग तो तैयार यहाँ रहते हैं, हम लोग उसको झेलते हैं, हम लोग उसका समाधान करते हैं। परमानेंट समाधान तो नहीं कर पाते, चूँकि उधर नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है बिहार का मसला। लेकिन निश्चित तौर से जिसको हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, उसमें काफ़ी काम हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इन बड़े शहरों को भी इसको सीखने की आवश्यकता है, जिन्होंने नहीं अभी तक किया है। मुझे जानकारी कि मुंबई ने बहुत बढ़िया तरीके से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम किया है, शायद चेन्नई ने भी किया है उसे सबक लेने के बाद। और केरल का तो साक्षी है, जो 2-3 साल पहले जो बाढ़ आई थी, उसमें किस प्रकार से जनता उठ खड़ी हुई थी, कम्युनिटी उठ खड़ी हुई थी। इसलिए सरकार को, सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कॉरपोरेशंस को, सबको मिल करके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। न केवल बाढ़ के बारे में, विभिन्न आपदाओं के बारे में भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ जो दिल्ली के हमारे नागरिक परेशान हो रहे होंगे, उनकी जब परेशानी जल्दी ख़त्म होगी और वे अपनी सरकारों पर दबाव डालेंगे कि भविष्य में वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को केंद्र में रख करके और उन्हें आपदाओं से बचाने की योजनाएं बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।